हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्र। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि साइंस की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए हम लोग जीव विज्ञान की इस रुक्मणी पब्लिकेशन की किताब को पूरा कवर करने वाले हैं। तो आज से ही इन 1450 क्वेश्चन की सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक वीडियो में आपके लिए 30 बेहतरीन क्वेश्चन कवर किए जाएंगे इस पूरी किताब से। पर्सनली मैं अगर बता दूं तो बेहतरीन किताब है। मैं 700 क्वेश्चन इसके पढ़ चुका हूं पिछले 5 दिनों में, और मैंने ये देखा है कि जो प्रैक्टिस सेट होते हैं प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट, तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आएंगे ही, क्योंकि एसएससी रेलवे के जो नॉन टेक के एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के जो टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, या फिर सीएसएटी, बीपीएससी और सीटीईटी, एसटीईटी, इनके क्वेश्चन तो आपके आते ही हैं। साथ ही साथ अगर आप टेक्स्ट बुक जो सीरीज़ आती है, टेक्स्ट बुक की ऐप होता है टेक्स्ट बुक, उसके सेट आते हैं, अगर आप उसको लगाएंगे तब भी आपको उसमें इसके क्वेश्चन मिलेंगे। बायोलॉजी की जैसे कि किताब है तो बायोलॉजी में आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप अड्डा 24/7 जो ऐप है उसकी अगर ये सेट लगाएंगे आप, तब भी उसमें आपको इस किताब के जीव विज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बेहतरीन ये किताब है। हम लोग आज से इसकी पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, और जिसमें 1450 क्वेश्चन ये टोटल हम लोग कवर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ जो लोग उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से विथ पूरी गारंटी 100% आप स्कोर कर सकते हैं आपके संपूर्ण हिंदी में। जो आपका हिंदी का पार्ट है, हम लोग गारंटी देते हैं बेहतरीन तरीके से। इससे अच्छा और इससे कम प्राइस में आप कहीं पर भी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे हिंदी का। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर पूरा डेमो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ लेखपाल एग्ज़ाम के लिए ग्राम समाज विकास और उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान, स्पेशली लेखपाल परीक्षा के लिए लेखपाल की पूरी एग्रीकल्चर, और यूपीएससी के पिछले 5 सालों में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उनके 1000 जीके के क्वेश्चन, इन सभी कोर्स को आप परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप इनका अगर डेमो देखना चाहें, साथ ही साथ कोई भी इनसे रिलेटेड अगर जानकारी लेना चाहें तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पर ले सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है अपना, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग होता है दोस्तों विटामिन B1 की कमी से। क्लियर? और अगर विटामिन B1 का रासायनिक नाम देखें तो इसको थायमिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? थायमिन। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेढक के दांत किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो दोस्तों मेढक के दांत अगर पूछे जाएं आपसे तो आप बताएंगे कि ये होते हैं आपके होमोडोंट प्रकार के, यानी कि अपना जो ऑप्शन नंबर ए है होमोडोंट। क्लियर? चलिए अब इनको थोड़ा देख लेते हैं, जो ये थीकोडोंट क्या होते हैं और हेट्रोडोंट क्या होते हैं। तो दोस्तों ऐसे दांत जो मसूड़ा में धसे होते हैं, साथ ही साथ जैसे कि मनुष्य के दांत, तो वो किस प्रकार के होते हैं? थीकोडोंट प्रकार के होते हैं, यानी कि वैसे दांत जो मसूड़ों में धसे होते हैं उन्हें कहते हैं थीकोडोंट दांत। और अगर बात करें वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोडोंट। क्लियर? जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए मान लें तो जो इंसेक्ट होते हैं, क्लियर, उनमें पाए जाते हैं हेट्रोडोंट प्रकार के दांत। तो अपना मेढक का उत्तर क्या होगा? होमोडोंट। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, स्टार्च से क्या संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, स्टार्च से क्या संबंधित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्लूकोज। क्लियर? स्टार्च से क्या संबंधित है? तो स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है। अगर आप ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे C6H12O6। क्लियर? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। क्लियर? चलिए अगर फ्रक्टोज के बारे में थोड़ा बात कर लें तो दोस्तों प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है फ्रक्टोज। क्लियर? कौन होता है प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा? तो फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए यह किस में पाया जाता है तो आप बताएंगे शहद में पाया जाता है मूल रूप से फ्रक्टोज। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए शहद में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज भैया आपका पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दांत का शिखर किसका बना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और घुमा देने वाला ये क्वेश्चन आपका होता है। तो दोस्तों दांत का जो शिखर होता है, ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए दांत है और ये जो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, तो ये बना होता है आपका डेंटिन का। किसका बना होता है? डेंटिन का। अब एनेमल ज़्यादातर लोग इसका आंसर लगाएंगे, लेकिन एनेमल अपना उत्तर नहीं होगा।
क्लियर। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो दांत की बाहरी पूरी परत है वो काय की बनी होती है, तब आपका उत्तर हो जाता है कि भैया अब जो बाहरी परत है दांत की ये आपकी एनेमल की बनी होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ आपका दांत का जो शिखर है तो आप बताएंगे डेंटिन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। क्लियर। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगर विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे एस कार्बिक एसिड। क्या बताएंगे? एस कार्बिक एसिड आप बताएंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और अगर इसका सूत्र पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे C6H10O6। क्लियर। C6H10O6 आपका इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी काय में पाया जाता है, तो विटामिन सी दोस्तों पाया जाता है आपका जितने भी खट्टे फल होते हैं आपके उनमें, स्पेशली नींबू, संतरा, मौसम्मी, आंवला, टमाटर, इन सभी में। और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तब आप बताएंगे विटामिन ए पाया जाता है पके हुए आम में। और अगर आपसे पूछा जाए कच्चे आम में, ठीक है, कच्चे आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि कच्चे आम में विटामिन सी पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादातर लोग विटामिन ए ही लगाएंगे अगर उनसे कच्चे आम का भी पूछा जाए। तो ये याद रखना है, कच्चा आम अगर पूछा जाए तो विटामिन सी बताना है, पका आम पूछा जाए तो विटामिन ए बताना है। क्लियर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, पेप्सिन होता है। तो दोस्तों पेप्सिन एक एंजाइम होता है अपना। क्या होता है? पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। क्लियर। प्रोटीन को किस में बदलता है? प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह कहाँ पे होता है? संग्रह किसका? ग्लूकोज का संग्रह आपसे पूछा गया है कि ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन यकृत में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसका संग्रह कहाँ पर किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का अपना उत्तर हो जाएगा यकृत तथा पेशियों दोनों में। क्लियर। जो मसल्स होती हैं वहाँ पे भी ग्लूकोज का संग्रह किया जाता है, साथ ही साथ जो अपना यकृत यानी कि लीवर होता है वहाँ पर भी ग्लूकोज का जो संग्रह होता है ये किया जाता है। क्लियर है ना। चलिए अगर आपसे बात कर लें दोस्तों यकृत की, तो यह विषैले पदार्थ का को जो होता है विषैले पदार्थ उनको विषहीन बनाता है। इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इसका। अगला है, इसमें यूरिया का निर्माण होता है। किसमें? यकृत में आपका यूरिया का निर्माण होता है। साथ ही साथ जो ओल्ड आरबीसी होते हैं यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं आपके। ठीक है। यकृत क्या करता है, जो आपके पुराने रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ कुछ विटामिन हैं जैसे कि आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के, तो यहाँ इनका संग्रह रहता है। अगर आपसे दोस्तों बात करें तिल्ली की, जो आपकी स्प्लीन है, ठीक है, तो शरीर का ब्लड बैंक इसको कहा जाता है और आरबीसी का कब्रगाह भी इसको कहा जाता है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं यहाँ पर आके नष्ट हो जाते हैं। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी हो लग रही हो आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हों, लाइक ज़रूर कर देना। आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। वह कौन सा तत्व है जो दंत एनेमल को कठोर बनाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा तत्व एनेमल को कठोर बनाता है, तो फ्लोरीन दोस्तों एनेमल को कठोर बनाता है। साथ ही साथ फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस। क्लियर। फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है आपका फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में। चलिए अगर आप बात करें कैल्शियम की, तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों दांत में जो कैल्शियम होता है, तो दांत का जो 85% पार्ट होता है ये किसका बना होता है आपका? ये आपका कैल्शियम का बना होता है। आयोडीन के बारे में बात करें दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आयोडीन लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लेमिनेरिया से। क्लियर। साथ ही साथ आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो यह घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। क्लियर। सोडियम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। तो पेशियों का जो संकुचन होता है दोस्तों, सोडियम पेशियों के संकुचन में सहायता करता है।
क्लियर, किस में सहायता करता है? पेशियों के संकुचन में। साथ ही साथ तंत्र का तंतु में तंत्र का आवेग का संचयन भी ये करता है। और रक्त दाब को नियंत्रित भी कौन करता है? आपका सोडियम करता है भैया। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों पित्त का मुख्य कार्य होता है आपका पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। क्लियर, क्या कार्य होता है? पाचन तथा शोषण हेतु वसा का क्या करना? वसा का इमल्सन आपका करना। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है, ये हमने देख ही लिया। साथ ही साथ पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। कैसा बनाता है? क्षारीय बनाता है आपका पित्त। क्लियर, अगला है दोस्तों पित्त रस होता है जो, उसमें लवण, जल, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट और सोडियम कार्बोनेट इत्यादि ये पाए जाते हैं। क्लियर, अगर आपसे पूछा जाए पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है तो आप बताएंगे यकृत में पित्त का निर्माण होता है। साथ ही साथ अगर संचय पूछा जाए कि इसका संचय कहाँ किया जाता है तो पित्ताशय में पित्त रस का संचय किया जाता है। इतने पॉइंट आपके पित्त से रिलेटेड थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से हो जाती है? तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से आपकी जनन क्षमता में कमी हो जाती है। साथ ही साथ पुरुष एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई से हो जाती है, हम लोगों ने देख लिया। पानी में घुलनशील विटामिन के बारे में अगर बात करें तो विटामिन बी और विटामिन सी ये होते हैं दोस्तों पानी में घुलनशील विटामिन। साथ ही साथ अगर वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा दोस्तों फंक नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने की थी विटामिन की खोज। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में क्या होता है? तो दोस्तों न्यूक्लियोटाइड्स ये पाए जाते हैं डीएनए में। ठीक है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के ही तो बने होते हैं ना। और डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपके पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं नाइट्रोजनस बेस का भी काम करते हैं, जिसमें प्यूरीन और पिरिमिडीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्यूरीन पाए जाते हैं आपके और पिरिमिडीन पाए जाते हैं। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड प्रकार का होता है? अब इसमें हम लोग आज पूरा क्लियर करें लेते हैं ट्रिक के साथ कि मोनोसैकेराइड कौन होते हैं, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड कौन से होते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले अगर मोनोसैकेराइड के बारे में बात कर लें तो दोस्तों आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं क्वेश्चन के अनुसार ये आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं। क्लियर, चलिए तो दोस्तों अगर अब पूरे आप बात करें कि पूरे मोनोसैकेराइड कौन कौन से होते हैं तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हैं। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो गया है। उसके बाद गैलेक्टोज भी आपका एक मोनोसैकेराइड होता है। ये जो गैलेक्टोज दिया है ना ये भी आपका मोनोसैकेराइड होता है। क्लियर, साथ ही साथ दोस्तों अगर आप बात कर लें डाइसैकेराइड के बारे में तो माल्टोज, सुक्रोज एवं जो लैक्टोज होता है। ठीक है, कौन कौन सा? माल्टोज, सुक्रोज और आपका जो लैक्टोज होता है ये आपके होते हैं डाइसैकेराइड। अगर पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करें तो जब आपका स्टार्च होता है, साथ ही साथ जो ग्लाइकोजन होता है, सेलुलोज होता है और काइटिन होता है, ये आपके क्या होते हैं? ये होते हैं आपके पॉलीसैकेराइड। तो याद कर लेना। क्लियर, बहुत ही सिंपल है, वैसे ज़्यादा टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? तो 2 ऑप्शन अपने ये दिए गए हैं, हेपेटो और सेकंड ऑप्शन है अपना हेपेटी, तीसरा है सिस्टिक और चौथा है अपना हेपेटिक। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, यानी सिस्टिक के द्वारा। जो दोस्तों सिस्टिक डक्ट होती है इसके द्वारा आपका यकृत द्वारा जो पित्ताशय होता है, जो पित्त होता है वो पित्ताशय में पहुंचता है। किसके द्वारा? सिस्टिक डक्ट के द्वारा। इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी यानी कि माल्टोज।
ठीक है। माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, साथ ही साथ इसके साथ सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों आपके डाइसैकेराइड होते हैं। फिर से देख लेते हैं मोनोसैकेराइड कौन कौन से होते हैं, तो आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है, ये होते हैं आपके मोनोसैकेराइड। साथ ही साथ अगर पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करें तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो दोस्तों एस्ट्राडियोल, ऑप्शन नंबर बी, इसके संश्लेषण के लिए आपका कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन आपका होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो अपना कैसीन है, ये आपका दुग्ध प्रोटीन होता है। क्लियर। दूध का रंग जो उजला यानी कि जो वाइट कलर का दिखता है वो कैसीन के कारण होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पीला किसके कारण दिखता है, तो जो पीला दिखता है जो कैरोटीन रहता है दूध में, क्लियर, कैरोटीन के कारण दोस्तों पीला प्रतीत होता है थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 अपना, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो दोस्तों छोटी आंत में अमीनो अम्ल का निम्नीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए अपना हो जाएगा उत्तर, छोटी आंत। क्लियर। कहाँ पे होता है अमीनो अम्ल जो अमीनो अम्ल होते हैं उनका निम्नीकरण यानी कि डिग्रेशन, तो छोटी आंत में आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अपना विटामिन सी। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी अपना उत्तर हो जाएगा यानी कि विटामिन डी। इसमें विटामिन डी सी तो दिया ही नहीं गया है, ऑप्शन नंबर सी अपना उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। दोस्तों इसको आप हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ विटामिन जो मानव मूत्र होता है उसमें भी आपका विटामिन डी पाया जाता है। साथ ही साथ मछली के यकृत में भी विटामिन डी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जो मछली का यकृत होता है ना, उसमें भी आपका विटामिन डी पाया जाता है और धूप से तो प्राप्त करते ही हैं विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों आमाशय से ये रेनिन आपका स्रावित होता है। क्लियर। उत्तर हो जाएगा आपका आमाशय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह कौन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा यानी कि निमेशक पटल, कृमि रूप परिशेषका, कर्ण पेशियाँ और कॉक्सी अस्थि। ये आपकी क्या है? ये आपके मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंग हैं यानी कि वेस्टिजल ऑर्गन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। चलिए रीजनरेशन किस में मिलता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो प्लेनेरिया होता है इसमें रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है। क्लियर। ऑप्शन नंबर अपना डी है जो प्लेनेरिया, इसमें पुनरुद्भवन है जो इसकी क्रिया को देखा गया है और देखने को इसमें मिलती है। चलिए एनालॉगस ऑर्गन्स यानी कि समवृत्ति अंग कौन कौन से हैं इनमें से? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि चमगादड़ के जो पंख हैं, साथ ही साथ तितली के जो पंख हैं, वो आपके समवृत्ति अंग होते हैं। क्लियर। और जो आपके समवृत्ति अंग हैं इनको आप समरूप अंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनको आप समरूप अंग भी कह सकते हैं भैया। चलिए समरूप अंग देख लेते हैं आप। तो ऐसे अंग जो समान कार्य के उपयोजित हो जाने के कारण जो समान दिखते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि अगर एक काम के कारण अंग एक प्रकार के हो जाते हैं, जैसे कि दो डिफरेंट स्पीसीज हैं लेकिन सेम कार्य के कारण, जैसे कि खाना प्राप्त करने की सेम प्रक्रिया के कारण उनके जो अंग होते हैं एक प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन जो जेनेटिकली साथ ही साथ भ्रूणीय प्रकार के उनमें पाए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उन्हें कहते हैं आप समवृत्ति या फिर समरूप अंग। समझे ना? यानी कि भ्रूणीय रूप से तो उनके अंग डिफरेंट होते हैं लेकिन एक कार्य को करने के कारण उनके अंग एक जैसे यानी कि समान दिखाई देने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? क्वेश्चन नंबर 24 अपना, हार्मोनल बीमारी कौन सी है? तो घेंगा रोग दोस्तों, ठीक है, आयोडीन की कमी से जो होता है हार्मोनल बीमारी है। साथ ही साथ थायराइड ग्लैंड होता है यानी कि थायराइड ग्रंथि, उसमें से जो स्रावित होता है एक हार्मोन थायरॉक्सिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन दोस्तों जो होता है, जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, उसकी कमी से घेंगा रोग आपका हो जाता है। क्लियर? चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डार्विनिज्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डार्विनिज्म क्या है। उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक चयन भैया डार्विनिज्म कहलाता है। ठीक है, चलिए इनकी एक इम्पोर्टेंट पुस्तक के बारे में बात कर लें, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसको किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने। कौन सी किताब है इनकी? इनकी किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर? किसकी किताब है? चार्ल्स डार्विन की। अच्छी सही राइटिंग में नहीं लिखा है वैसे, समझ लेना लेकिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ ना हो, उसको आप क्या कह सकते हैं? तो दोस्तों जब दो जीव साथ रहें, एक को लाभ हो दूसरे को लाभ ना हो, उसको कह सकते हैं कॉमनलिज्म। ठीक है, कॉमनलिज्म ऑप्शन नंबर डी अपना उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब इनको पूरा देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जब दो जीव साथ रहें, एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ ना हो, इसको तो सहभोजता यानी कॉमनलिज्म कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सहभोजता कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है, दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को तो लाभ हो और दूसरे को हानि हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिर परजीविता। ठीक है, क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। साथ ही साथ एक जीव दूसरे जीव पर पूरी तरह से जब भक्षण करता है तब इसको कहते हैं परभक्षण। ठीक है, जैसे कि जो गिद्ध होता है वो लाशों को खाता है ना जानवरों की, तो वो भक्षण करता है, उसको परभक्षण कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। भूमि अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो भैया पुनः वन रोपण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर हो जाएगा। क्लियर? फिर से पेड़ लगाओ, भूमि में अपरदन नहीं होगा। भूमि अपरदन बेसिकली क्या होता है कि अगर पेड़ लगे हैं ये, तो पेड़ों की जो जड़ें रहती हैं ये भूमि को पकड़े रहती हैं, तो बारिश के पानी से भूमि की जो अपनी मिट्टी होती है ऊपर की, ये उसकी ज़्यादा बहती नहीं है। और जब पेड़ ही कट जाएंगे, पेड़ की जड़ें नहीं बचेगी, तो ये भूमि की जो मिट्टी है ये बहती रहती है, उसमें अवनालिकाएँ बन जाती हैं। ठीक है, नालियाँ बन जाती हैं और कहीं कहीं तो बीहड़ों का निर्माण भी हो जाता है, जैसे कि यमुना, आपको पता होगा चंबल और यमुना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डार्विन का सिद्धांत क्या था? क्वेश्चन नंबर अपना 28। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अपना प्राकृतिक चयनवाद यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, जो पावरफुल रहेगा जिंदा रहेगा, डार्विन का सीधा सिद्धांत था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना उत्तर हो जाएगा। आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक है? तो दोस्तों सरीसृपों यानी सरीसृपों और पक्षियों, इनका संयोजक है आर्कियोप्टेरिक्स। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जो ह्यूमंस होते हैं यानी कि जो स्तनधारी होते हैं, ठीक है, और पक्षियों की, तो जो दोस्तों स्तनधारी होते हैं, साथ ही साथ जो पक्षी वर्ग में जितने भी जंतु आते हैं, सिर्फ इनका जो खून रहता है ये गर्म रहता है। ठीक है, बाकी जितने भी वर्ग रहते हैं जानवरों के, उन सभी का खून कैसा रहता है? ठंडा खून रहता है, चाहे वो सरीसृप हों चाहे कोई भी और जीव हों। क्लियर? और जो सिर्फ स्तनधारी और पक्षी होते हैं, इनका ही खून क्या रहता है? गर्म रहता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का अपना, वन पारिस्थितिकी तंत्र। क्लियर? वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं आपके? तो दोस्तों हरे पौधे होते हैं इसमें उत्पादक। क्लियर? हरे पौधे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं हरे पौधे। चलिए ये अपना आखिरी क्वेश्चन था आज का। साथ ही साथ जो लोग दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे PDF कोर्स को बाय कर सकते हैं। लेखपाल एग्ज़ाम की स्पेशली जो तैयारी कर रहे हो, बेहतरीन तरीके से आप ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी, लेखपाल में जो भी एग्रीकल्चर पूछी जाती है, उत्तर प्रदेश की पूरी अपडेटेड आपकी सामान्य ज्ञान, हिंदी तो मैंने आपको बता ही दिया, इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ 100%। बस ईमानदारी से आपको पढ़ना है इसमें और प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ UPSSC के पिछले 5 सालों में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, इनके 1000 GK के सिलेक्टेड क्वेश्चन हमारे इन PDF कोर्सेज में कवर किए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी लिंक मिल जाएंगी इनसे रिलेटेड। साथ ही साथ हमारा WhatsApp नंबर मिल जाएगा, उस पर आप बेहतरीन तरीके से इनका डेमो देखें, और अगर आप लेना चाहें फिर तो आप इन पूरे PDF कोर्स को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपनी इस सीरीज़ की अगली वीडियो में जो आएगी कल। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।